स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कृतिका हिंदी पुस्तक चैप्टर 2 जॉर्ज पंचम की नाक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। इसका एक्सप्लेनेशन इस तरह से है। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी। देश की सारी जो अखबार कमेटी थी, यानी जो सारे अखबार थे, इस शाही दौरे की खबरों से समाचारों से भरी हुई थी। इस दौरे के लिए छोटी से छोटी बात पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई थीं। रानी का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। उनका सेक्रेटरी यानी उनका जो सचिव था और जासूस भी उनसे पहले ही दौरा करने वाले थे, और जो फोटोग्राफर्स थे इनकी भी पूरी फौज यानी पूरी कमेटी तैयार हो रही थी। रानी की जन्मपत्री और प्रिंस फिलिप के कारनामों के अतिरिक्त अखबारों में उनके नौकरों, उनके बावर्चियों, खानसामों, उनके अंगरक्षक जो बॉडीगार्ड थे और उनके साथ जो कुत्ते थे, उनकी भी तस्वीरें छापी गई थी। दिल्ली में शाही सवारी के आगमन से धूम मची हुई थी। वहाँ की सदा धूल मिट्टी से भरी रहने वाली जो सड़कें थी वो भी एकदम साफ हो गई थी। इमारतों को सजाया गया था और अच्छी तरह से संवारा गया था। लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ गई थी। नई दिल्ली में जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक नहीं थी, यानी जो मूर्ति का अनावरण होना था उस मूर्ति में नाक नहीं थी। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए किसी वक्त आंदोलन भी हुए थे। राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव भी पास किए हुए थे। अखबारों के पन्ने रंग लाए थे और अच्छी तरह से उनको रंग करके उन्हें प्रस्तुत किया गया था। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। इसके लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे, परंतु इंडिया गेट के सामने वाली गली जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक अचानक गायब हो गई थी। अब महारानी देश में आ रही थी और मूर्ति की नाक ना हो तो परेशानी होना जायज़ था। देश की भलाई चाहने वालों की एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सभी इस बात से सहमत थे कि मूर्ति की नाक तो होनी ही चाहिए। यदि वह नाक ना लगाई गई तो देश की नाक भी नहीं बचेगी। उच्च स्तर पर सलाह मशवरे से तय किया गया कि किसी मूर्तिकार से मूर्ति की नाक लगवा दी जाए। मूर्तिकार ने कहा कि नाक तो लग जाएगी, परंतु उसे पता होना चाहिए कि वह मूर्ति कहाँ बनी थी, कब बनी थी और इसके लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। पुरातत्व विभाग की फाइलों से भी कुछ पता नहीं चला। मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि वह देश के हर पहाड़ पर जाएगा और वैसा ही पत्थर ढूंढकर लाएगा जैसा मूर्ति में लगा था। मूर्तिकार हिंदुस्तान के सभी पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल गया, परंतु उसे वैसा पत्थर नहीं मिला। उसने पत्थर को विदेशी बता दिया। मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि देश में नेताओं की अनेक मूर्तियां लगी हैं। यदि उनमें से किसी एक की नाक काट कर और इस मूर्ति पर लगा दी जाए तो ठीक रहेगा। सभापति ने सभा में उपस्थित सभी लोगों की सहमति से ऐसा करने की आज्ञा दे दी। जॉर्ज पंचम की नाक का माप उसके पास था। वह दिल्ली से बम्बई, गुजरात, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश से होकर मद्रास, मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंच गया। उसने गोखले, तिलक, शिवाजी, गांधी जी, सरदार पटेल, गुरुदेव, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, सत्यमूर्ति, लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों को देखा और परखा। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, परंतु उसे जॉर्ज पंचम की नाक का सही माप नहीं मिला, क्योंकि जॉर्ज पंचम की नाक से सब बड़ी निकली। फिर मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश करते हुए कहा कि देश की 40 करोड़ जनता में से किसी की जिंदा नाक काटकर मूर्ति पर लगा देनी चाहिए। यह सुनकर सभापति परेशान हो गए और मूर्तिकार को इसकी इजाज़त दे दी गई। अखबारों में केवल इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया और उसकी
रवाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि लगाई जाने वाली जिंदा नाक सूख ना जाए। थोड़े दिनों बाद अखबारों में छप गया कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, जो बिल्कुल पत्थर की नहीं लगती। उस दिन अखबारों में किसी प्रकार के उद्घाटन या सार्वजनिक सभा की खबर नहीं छपी थी। किसी का ताज़ा चित्र भी नहीं छपा था। सभी अखबार खाली थे।